हेलो दोस्तों, मैं दिनेश डीबी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इसके पहले जो है हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत तीन टॉपिक पढ़ लिया था सांता के पद में। अब उस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। जैसे कि पहला न्यूमेरिकल्स है कि 40 मिलीलीटर एथेनॉल को 320 ml, ml का मतलब है मिलीलीटर, 320 ml जल में घोला गया है। एथेनॉल एथेनॉल की आयतन प्रतिशत पूछ रहा है, मतलब इसमें कह रहा है कि एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। तो अब देखो, एक चीज यह है कि आयतन प्रतिशत डायरेक्ट पूछ दिया, तो आयतन प्रतिशत के लिए आपको लोग बताया गया था कि पहले दिया क्या चीज है, एथेनॉल। तुम एथेनॉल को घोला जा रहा है किसमें, जल में, मतलब कि जो घुल जाता है, जिसे घोला जाता है वह आपका क्या होता है, विलेय, और जो घोल देता है वह विलायक होता है। तो आपको बताया गया था कि जिसका भी आपको द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, तो जिसका ज्ञात करना एथेनॉल का, एथेनॉल एथेनॉल का आयतन आपको दिया है। एथेनॉल का आयतन कितना दिया है, 40 ml, मतलब 40 मिलीलीटर। और उसके बाद जल दिया है, जल जल का आयतन, जल का आयतन जो दिया है, जल का आयतन दिया है 320 मिलीलीटर। ठीक है। तो यदि आप, फार्मूला क्या बताया गया था कि जिसका भी द्रव्यमान प्रतिशत या आयतन प्रतिशत ज्ञात करना होगा, उसके आयतन बटा पूरे बिलियन का आयतन। तो इसमें आपको आवश्यकता पड़ेगी पूरे बिलियन का आयतन, क्योंकि फार्मूला जो होता है, फार्मूला यह होता है कि आपको पूछ रहा है किसका, एथेनॉल का। तो लिखेंगे एथेनॉल, एथेनॉल का वी वाई वी प्रतिशत, इसका मतलब बताए थे वी वाई वी किसको प्रदर्शित करता है, आयतन प्रतिशत को। तो एथेनॉल का वी वाई वी पूछ रहा है, आयतन प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसमें लिखेंगे कि एथेनॉल, एथेनॉल का आयतन, का आयतन बटे बिलियन का आयतन, बटे बिलियन का आयतन। ठीक है। तो अभी आपको चाहिए बिलियन का आयतन। अब बिलियन किस तरीके से बना, इसमें आपका जल है, जल को घोला जा, जल में घोला जा रहा है एथेनॉल को, मतलब कि जल और एथेनॉल के आयतन को जोड़ दिया जाएगा, तो आपका क्या पता चल जाएगा, पूरे बिलियन का आयतन। तो लिखेंगे यहां पे कि बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, बिलियन का जो आयतन है कितना, अब इसमें 40 विलेय है और आपका दिया 320 ये विलायक, टोटल कितना हो जाएगा, 360 मिलीलीटर, ये आपका आ जाएगा बिलियन का आयतन। तो अब यहां से निकालेंगे एथेनॉल का आयतन कितना दिया है, 40 मिलीलीटर। फिर उसके बाद बिलियन का आयतन जो दिया है, बिलियन का आयतन आप याद कर लिए 360, और यह फार्मूले में होता है गुणे में 100। तो यहां पे आप कर दीजिए गुणा में 100, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। और इसके बाद अगर काटते हैं आप लोग, तो इसका टोटल मान जो है, इसका आंसर यह आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। और फिर उसके बाद 4 9 के 36, देखिए यह कटेगा, 4 10 में 40 और 4 9 36, अर्थात यह आ जाएगा 9 बटा, यह टोटल मान कितना आ जाएगा, 10 यहाँ पे आ जाएगा, 10 10 में 100, मतलब कि यह 100 फिर हो जाएगा और बटे 9। और इसे आप इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 1 9, मतलब कि 11.1%, इसका मान यह आ जाए। स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ते हैं। तो अगला देखते हैं, अगला न्यूमेरिकल है। अगला न्यूमेरिकल कह रहा है कि 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 500 मिलीलीटर विलयन बनाया गया है। इस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के लिए बताया गया था, इसमें आपका जो विलय होगा वह ठोस पदार्थ होगा, और विलायक जो होगा वह कैसा होगा, द्रव होगा। तो ठोस और द्रव इसमें देखने को मिलेगा, मतलब इसमें देखो चीनी ठोस होता है और विलायक देखिए जल, जल जो है द्रव है। तो इसमें ठोस और द्रव, तो द्रव्यमान प्रतिशत के लिए कह रहा है, इसमें दिया है आपका सुक्रोज, कह रहा है कि सुक्रोज का द्रव्यमान आपको दे दिया है। सुक्रोज का द्रव्यमान, सुक्रोज क्या है, विलेय, मतलब कि यह घुल जाता है, जो घुलता है, जो पदार्थ घुल जाता है वह होता है विलेय।
ये आपका बिले। सुक्रोज का द्रव्यमान आपको दिया है, सुक्रोज का द्रव्यमान कितना दिया? सुक्रोज का द्रव्यमान आपको दे दिया, आपको दिया है 40 ग्राम, ठीक है, 40 ग्राम। और कह रहा है कि जल में घोलकर 500 मिलीलीटर विलयन बनाया गया। यह नहीं कह रहा कि जल 500 मिलीलीटर जल में घोला गया, यह कह रहा है कि 500 मतलब कि जल को घोलकर 500 मिलीलीटर विलयन बनाया गया, अर्थात यह दिया हुआ है विलयन का आयतन। आपको दिया है किसका आयतन? विलयन का आयतन। विलयन का आयतन आपको दे दिया है। विलयन का आयतन कितना दे दिया? 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर आपको दे दिया है। तो कह रहा है कि इस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत आपको बताया गया था, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत को W/V से प्रदर्शित करते हैं, W/V प्रतिशत। इसके लिए बताया गया था कि विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटा में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन और गुणे में 100। ये फार्मूला होता है ना, भूल गए? याद है? ये फार्मूले को आप लोग याद रखिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। और इसमें देखें, अब आपको दिया है विलेय का द्रव्यमान, मतलब सुक्रोज विलेय है, क्योंकि जो पदार्थ घुलता है वह विलेय होता है। तो सुक्रोज आपका विलेय है, तो इसमें इसका द्रव्यमान दिया है कितना? 40 ग्राम बटा विलयन का आयतन कितना दे दिया आपको? 500 मिलीलीटर और गुणे में 100। तो इससे 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त हो जाएगा और इससे कटेगा तो 5/40, अर्थात इसका माना जाएगा कितना? 8%। समझ में आ गया? और इसकी शॉट लीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे मोल अंश। मोल अंश जो है इसे इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। अब मोल अंश जो है, मोल अंश को कई नामों से जाना जाता है, मोल अंश, मोल प्रभाज्य या मोल भिन्न के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं, यदि मोल अंश को स्टार्ट किया जाए तो जैसे हमने एक विलयन बनाया, इस विलयन में अब मान लिया जाए कि कोई ए पदार्थ है और कोई बी पदार्थ है, ए बी कोई दो पदार्थ है, इससे मिलकर आपका विलयन बना हुआ है और ये विलयन दो पदार्थ है, तो कैसा विलयन हो जाएगा? द्विअंगी विलयन। कैसा? द्विअंगी। तो यह हो जाएगा द्विअंगी विलयन। तो अब यदि इस पदार्थ में ए का मोल आपको निकालना हो, इस विलयन में ए पदार्थ का मोल निकालना हो, तो ए के मोल, जिसके भी मोल निकाले, ए के मोल। अब मोल जो होता है, मोल को एन से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल एन। तो ए के यदि मोल निकाला जाए इस पूरे विलयन में तो यह हो जाएगा एन ए। यदि बी, इसी आधार से यदि बी के मोल निकाले जाए तो बी के मोल, बी के मोल, तो बी के मोल इसी अनुसार क्या हो जाएगा? एन बी। तो यह हो जाएंगे इसके मोल। अब यदि इस पूरे बिलियन का मोल निकालना हो आपको, इस पूरे बिलियन का मोल, तो किस तरीके से निकलेगा? इस बिलियन में दो ही पदार्थ है, एन आपका क्या है? ए और बी, और दोनों का आपका मोल निकल गया। यदि पूरे बिलियन का मोल निकालना होगा तो दोनों के मोल को जोड़ दिया जाएगा। तो लिखो कुल मोल, कुल मोल या कुल बिलियन का मोल भी लिख सकते हैं, कुल मोल। तो क्या हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी, यह हो जाएगा कुल मोल। तो अब इसी आधार से अब आपको मोल अंश निकालना हो, यह तो आपका निकल गया मोल केवल। अब मोल अंश हमको पढ़ना है, मोल अंश। यदि आप ए पदार्थ का मोल निकाल रहे हैं, ए का मोल अंश, ए के मोल अंश यदि आपको निकालना हो, ए के मोल अंश, ए के मोल अंश, तो मोल अंश जो होता है, मोल या अंश को यक्ष से प्रदर्शित किया जाता है, किसका? ए का निकाला जा रहा है, तो यह हो जाएगा, इसको प्रदर्शित किया जाएगा किससे? यक्ष ए, यक्ष सफिक्स ए। तो अब देखो, यदि इसका मोल अंश निकालना होगा ए का, इस बिलियन में ए का निकालना होगा, तो जिसका भी मोल अंश ज्ञात करना हो उसके मोल, तो इस ए का मोल कितना है? ए
एन ए है बटे पूरे बिलियन का मूल। पूरे बिलियन का मूल कितना है? तो कुल मूल कितना? एन ए प्लस एन बी। इस तरीके से निकल जाएगा। यदि बी पदार्थ का आपका मूल अंश ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? बी के मूल, बी के मूल अंश। अब आप लोग ज्ञात कर रहे क्या? मूल अंश, अर्थात इसे किससे प्रदर्शित किया जाएगा? यक्स बी के साथ। तो जिसका भी मूल ज्ञात करना, मूल अंश ज्ञात करना होगा, उसके मूल बटे में कुल बिलियन का मूल। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। यदि यह बिलियन त्रिअंगी बिलियन ले लिया जाए, जैसे त्रिअंगी बिलियन में क्या होगा कि अब 3 पदार्थ लिया जाएगा, जैसे कि कोई ए पदार्थ, बी पदार्थ या सी पदार्थ, या तो 1 2 भी किया जाए। चलो तीसरे को सी कर, ए बी 1 2 कर लिया जाए। इसको दूसरा जो हम लोग उदाहरण ले रहे हैं, इसको 1 2 कर लो, 1 2 3। ठीक है। यदि ए पदार्थ, पहले पदार्थ का आपको मूल निकालना हो, मूल अंश, मूल तो आपको पता चल गया कि एन ए हो जाएगा, एन 1 हो जाएगा। यदि आपको इसका मूल x1, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको मूल अंश ज्ञात करना होगा। किसका? पहले का। तो पहले का निकालेंगे तो यह जिसका भी निकाला जाएगा उसके मूल बटे कुल मूल। कुल मूल कितना है? कुल मूल कितना है आपका? कुल मूल आपका है, अब कुल मूल निकालेंगे तो इसके मूल, इसके मूल, इसके मूल, तीनों के मूल को जोड़ देंगे। तो तीनों को मूल को जोड़ेंगे तो पहला मूल आपका n1 प्लस n2 और प्लस n3। ठीक है। इसी आधार से यदि आप इसका निकालते हैं x2, इसका मतलब है कि 2 का दूसरे का मूल प्रभाज्य, तो इसका क्या हो जाएगा? n2 बटे में n1 प्लस n2 प्लस n3। अभी यदि इसी के आधार से यदि तीसरे का आप निकाल रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा? x3, इसका मतलब है कि तीसरे का मूल अंश। ठीक है, तीसरे का मूल अंश। तो यह हो जाएगा n3 और यह हो जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3। इसको देखो कभी कभी चाई से भी प्रदर्शित किया जाता है और इसे कहीं कहीं बुक में आपको मिलेगा यक्स से। ठीक है, तो इसमें आप लोग भ्रमित ना हो, मूल अंश को यक्स से भी प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। अब देखो ये आपका तो निकल गया मूल अंश, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता दिया जाए कि किसी बिलियन का मूल अंश जो होता है, किसी बिलियन का जो मूल अंश होता है वह उपस्थित बिलियन के सभी घटक के मूल अंश जो होते हैं वो 1 के बराबर होते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या है? इस बिलियन, जितना भी बिलियन में जितने भी अवयव हैं, मतलब एक अवयव ए और अवयव बी, तो इन सभी का मूल अंश जो होगा वह 1 के बराबर होगा। कैसे? आइए सिद्ध करते हैं। जैसे कि हमने बोला कि सभी का मूल अंश 1 के बराबर होता है, तो ए का मूल अंश क्या है? यक्स ए, मतलब यक्स ए जो होता है प्लस यक्स बी, यक्स बी, ये किसके? 1 के बराबर। अब 1 के बराबर कैसे होगा वही हमको देखना है। तो यक्स ए और यक्स बी हम लोग देख रहे हैं, तो अर्थात यक्स का मूल अंश कितना है? यक्स ए का मूल अंश आपका है एन ए, और यह एन बी, एन ए और एन बी, प्लस है तो प्लस किए यक्स बी का मतलब कि दूसरे का बी का मूल अंश, तो बी का मूल अंश लिखे आप लोग। तो बी का मूल अंश क्या निकाले आप लोग? एन बी और बटे में एन ए प्लस एन बी। अब देखिए सॉल्व कीजिए। देखिए जब यह बराबर होता तो हर क्या होता? हर उतर जाता जो कहते हो, और अंश जुड़ जाता। तो ये आपका हो जाएगा क्या? एन ए प्लस एन बी बटे में यह भी हो जाएगा एन ए और प्लस एन, यह हो जाएगा एन बी। तो टोटल इससे यह कट जाएगा तो बचेगा कितना? 1। तो ये हमने बोला कि इसका क्या माना जाएगा? इसका पूरा मान आपका आ जाएगा कि यक्स ए प्लस यक्स बी बराबर 1। हमने यही कहा कि बिलियन में प्रत्येक घटक का अवयव, बिलियन में प्रत्येक अवयव का मूल अंश जो होता है वह 1 के बराबर होता है। मूल अंश देखिए, इसी आधार से इसको भी चेक कर लीजिए, इसको भी चेक करेंगे तो प्रत्येक घटक का मूल अंश का योग जो होता है वह 1 के बराबर। तो x1
प्लस x2 प्लस x3, यही है। तो अब x1 का मान कितना है, n1 बटा n1 प्लस n2 प्लस n3, ठीक है। अब इसी आधार से x2 का क्या है, प्लस लिखिए, x2 है आपका, तो यह हो जाएगा n2 बटे में n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस x3 का लिखेंगे, क्या हो जाएगा x3 n3 यह होगा बटे में n1 प्लस n2 प्लस n3। आ गई बात समझ में। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, देखो तीनों में क्या है, तीनों का हर समान है, तो हर समान तो अंश जुड़ जाता है, तो तीन अंश जुड़ेगा तो यह हो जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3 बटे में क्या n1 प्लस n2 प्लस n3, और यह इससे पूरा कट जाएगा, अर्थात यह क्या हो जाएगा n1 और x1 प्लस x2 प्लस x3, यह किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। तो x को मोल अंश को x से प्रदर्शित कर रहे हैं और मोल केवल मोल को n से। अब यदि मोल, एक चीज और है, कुछ लोग तो 11th में नहीं पढ़े होंगे, जो 11th की पाप किए हैं आप लोग 11th क्लास की, जो पढ़े नहीं है वही चीज यहाँ पे भारी पड़ेगा। देखो इसको मोल को यदि बता दिया जाए, यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी कि मोल क्या होता है, कि मोल बराबर होता है, मोल बराबर होता है भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार, ठीक है। तो इसके साथ लीजिए, बाकी आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि मोल अंश की परिभाषा क्या चीज होती है। मोल अंश की यदि परिभाषा देखा जाए तो क्या है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक, अब विलयन कोई भी विलयन होगा, अब उसमें किसी घटक का, अब घटक दो ही घटक है विलयन के, विलेय और विलायक, किसी घटक विलेय या विलायक के की मोलों की संख्या और विलयन में, और क्या विलयन में यहाँ पे आपका जो है कि विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन का क्या कहते हैं, उस विलयन का मोल अंश। जैसे कि इसमें क्या है कि मोल अंश जो है, मोल अंश जो है वो तो हम लोग परिभाषा को डेरिवाइड किए थे, जो फार्मूला था उसको सिद्ध किए थे। अब ये इसका मेन फार्मूला क्या है, यह है कि यह जो है मोल अंश जो होता है, इसमें क्या कहा गया कि किसी विलयन में उपस्थित घटक, मतलब कि घटक, जैसे कि आप किसी का भी घटक किसी घटक का निकाल रहे हैं, जैसे विलेय का, तो विलेय के मोल बटा विलयन का मोल। तो यही कहा जा रहा है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, उस विलयन का मोल अंश कहते हैं। बात समझ में आ गई, और उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो केवल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के यहाँ, क्योंकि यह वीडियो सभी लोगों के पास पहुंचनी चाहिए। यह वीडियो निःशुल्क तरीके से आप लोगों को लगातार मिलती रहेगी इसी। और मिलते हैं अगले दिन, नमस्कार।